अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में गाइस एडमिशन इन इटली 2024-25 इनटेक को हम कवर करने जा रहे हैं। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन इस टॉपिक के हवाले से इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सारे सवालात को इसमें कवर किया जाए। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें एडमिशन इटली 2024-25 की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या हैं। तो एडमिशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स तो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। नवंबर में एडमिशन ओपन हो जाते हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ डेडलाइंस होती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ नवंबर में ओपन होती हैं, फरवरी में क्लोज होती हैं, कुछ दिसंबर में होती हैं और इस तरीके से मार्च अप्रैल में क्लोज होती हैं। और कुछ ऐसी भी होती हैं जनवरी में ओपन हो रही होती हैं, मई जून तक भी ओपन होती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट राउंड होते हैं, यानी हर मतलब समझ लो कि नवंबर में ओपन होगी, दिसंबर में क्लोज होगी, दिसंबर में ओपन होगी, जनवरी में क्लोज होगी, फिर इसी तरीके से थर्ड राउंड होगा तो जनवरी में ओपन होगी, फरवरी में क्लोज होगी। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ राउंड उनके चलते रहते हैं। तो अभी की अगर बात करें, अभी मार्च के अंदर अगर यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, एडमिशन ऑफर कर रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम ओपन है, जो कि एडमिशन ऑफर कर रही हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन जो है वो समझ लो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मार्च एंड में क्लोज होंगे, कुछ के अप्रैल, मई और जून। समझ लो जून के एंड तक भी एडमिशन ओपन रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या जिन लोगों ने अप्लाई किया है फिर भी अभी तक एडमिशन नहीं आया है, तो परेशान नहीं हो, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है अप्लाई करने का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, सेकंड टॉपिक पे बात करें कि एडमिशन अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम ही होते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है आपके पास पासपोर्ट अगर ना हो, तो विदाउट पासपोर्ट के भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट के अलावा आपके पास एक सीवी होनी चाहिए। आपने यूरोपियन फॉर्मेट के ऊपर यूरोपास की वेबसाइट से सीवी बनानी होती है, ठीक है? उसके बाद आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और आपकी जो इंटरमीडिएट की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। उसके अलावा मैट्रिक की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होती है। और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास मैट्रिक की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और इंटरमीडिएट की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट से मेरा मतलब ये है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके पास होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, किसी भी 2 प्रोफ़ेसर से आप हार्ड कॉपी में ले सकते हो। अब रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वायरमेंट भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हार्ड कॉपी एक्सेप्ट करती हैं और कुछ ऑनलाइन रेफ़रेंस माँगती हैं। तो आपने ऑनलाइन भी रिकमेंडेशन फिल करवाना पड़ता है। उसके बाद एक व्हाइट बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए और उसके अलावा मोटिवेशन लेटर कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में होता है, तो आपने लिख के सबमिट करना होता है और कुछ में नहीं होता। उसके अलावा अगर बात करें, तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में वो आपसे कोर्स आउटलाइन आपसे माँग सकते हैं कि आपने अपनी प्रीवियस डिग्री में कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़े हैं। और अगर कोई पब्लिकेशन वगैरह है आपके पास, रिसर्च आर्टिकल, तो वो भी आप जो है वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के अंदर अटैच करके दे सकते हो। तो यही तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ एडमिशन की अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है? काफ़ी लोगों को जो है वो ब्राउज़िंग करने में इश्यू होता है। तो क्राइटेरिया मैं समझा देता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना होता है, उस पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हैं। सिंपली आपने जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होता है, जहाँ पे आपका कोर्स अवेलेबल होता है, ठीक है? कोर्स कहाँ से ढूँढना है, उसके लिए यूनिवर्स इटली नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज़ जो है वो फाइंड करने का ऑप्शन होता है। आप इंग्लिश कोर्सेज़ में जाओ, अपना कोर्स का नाम लिखो और फ़िल्टर करोगे तो आपके पास वो यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँगी जिसके अंदर आपके कोर्स अवेलेबल होंगे। तो उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने डायरेक्टली जाना है और वहाँ पे चेक करना है कि उनकी एप्लीकेशन ओपन है या क्लोज़ है। अगर एप्लीकेशन ओपन है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है? तो एप्लीकेशन को सबमिट करने का भी आसान तरीका है। पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और फिर जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस कोर्स को सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। अगर फ़ी पे करनी है, अगर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फ़ी है, तो आपने फ़ी पे कर देनी है उसके अंदर। अगर फ़ी नहीं है, तो विदाउट फ़ी के आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वो फिर फर्दर जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं, सही है? इवैल्यूएशन, अब हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डायरेक्ट इवैल्यूएशन करके आपको डायरेक्ट एडमिशन दे सकती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो
मुख्तलिफ फेजेस के अंदर इवैल्यूएशन करती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो पहले वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं है। अगर कोई कमी पेशी है तो आपसे ईमेल के थ्रू मांग लेते हैं। फर्स्ट चेक यहाँ से कंप्लीट होता है, उसके बाद सेकंड चेक जो होता है वो एकेडमिक जो बोर्ड होता है वो चेक करता है क्या ये स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है भी या नहीं इस कोर्स के लिए। आपकी प्रीवियस डिग्री चेक करते हैं कि आपने इस कोर्स से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स पढ़े भी हैं या नहीं है, मतलब कुछ क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर भी चेक होता है कि यार क्या मोटिवेशन है इस बंदे की। फिर फर्दर, ठीक है, 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एकेडमिक चेक के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती हैं, इंटरव्यू चेक करके फिर उसके बाद आपको एडमिशन ऑफर आता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट इंटरव्यू के भी एडमिशन आपको दे सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एडमिशन अप्लाइंग का क्राइटेरिया होता है और उसके बाद एडमिशन के बाद किस तरीके से आपका एडमिशन आना है, एक सिंपल इसका क्राइटेरिया है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इटली का प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आपको इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि आपका कितना टाइम पीरियड इस प्रोसेस में लगने वाला है, ठीक है? एक चीज़ ये, और उसके अलावा कितना खर्चा आपका इस प्रोसेस के अंदर लगने वाला है। तो ये 2 चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इटली का जो प्रोसेस है उसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत आती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आपका टाइम और आपका पैसा, ये दोनों चीज़ें स्टेक पे लगा होता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को भी इस पे डिस्कस करते हैं कि आपका कितना टाइम और कितना खर्चा इसमें लगने वाला है, ठीक है? तो एडमिशन ओपन होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह से चलते रहते हैं, मई, जून, जुलाई तक, ठीक है? तो इस दौरान जो है वो, फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन अप्लाई करना अभी मार्च में स्टार्ट किया है, तो मार्च के एंड तक समझ लें, मतलब अभी मार्च में आपने एडमिशन अप्लाई किया। तो इटली का प्रोसेस ऐसे चलता है कि पहले आपने एडमिशन अप्लाई किया, फिर उसके बाद जो है वो प्री इनरोलमेंट ओपन होती है, जो कि मार्च के एंड में, अप्रैल में ओपन होती है। एडमिशन आपको आ जाता है, फिर आप प्री इनरोल करते हो। फिर प्री इनरोल करने के बाद आपकी समरी जो है वो यूनिवर्सिटी को जाती है, यूनिवर्सिटी आपकी समरी एम्बेसी को भेजती है, ठीक है। उसके बाद जून जुलाई में वीज़ा ओपन होते हैं, तब आप जाके वीज़ा अप्लाई करते हो। तो पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। और फॉर एग्जांपल आपने जुलाई में अगर वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद डिसीजन आने का भी कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। हो सकता है आपको महीने में जवाब आ जाए, हो सकता है 5-6 महीने भी लग जाएँ जवाब आने में। तो जो लोग फॉर एग्जांपल जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस, और किसी को एडमिशन आ भी गया हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो जून जुलाई में वीज़ा फाइल सबमिट कर देते हैं, तो उनका जो है वीज़ा डिसीजन हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक में भी आ जाए, ठीक है? और हो सकता है कि वो दिसंबर तक भी चला जाए। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको 8 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लग सकता है। यानी ये प्रोसेस दिसंबर के एंड तक चल सकता है, ठीक है? तो आपकी क्लासेस वहाँ पे सितंबर के एंड में, अक्टूबर में शुरू हो जाएँगी। अगर उससे पहले वीज़ा आ गया तो आप चले जाते हो टाइम पे। अगर उससे पहले वीज़ा नहीं आता तो फिर आप नवंबर, दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ता है वीज़ा आने का, फिर आप वहाँ पे ट्रैवल करते हो। अब लास्ट टॉपिक यही रह गया है कि भाई कितना खर्चा आपका लगने वाला है, ठीक है? तो अब खर्चे की बात करें तो जो लोग कराची कौंसलेट से अप्लाई कर रहे हैं उनका अलग खर्चा होता है, और जो लोग इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं उनका थोड़ा-सा अलग खर्चा लगता है इसके अंदर। क्योंकि कराची कौंसलेट में एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, एक सीमिया नाम का सर्टिफिकेट है जिसको सीमिया भी कहते हैं, ठीक है? तो वो हमने प्रोवाइड करना होता है, और उसकी कॉस्ट है, 2 सर्टिफिकेट उसमें देने होते हैं। एक 150 यूरो का है और एक 65 यूरो का है। तो दोनों मिला के 215 यूरो उसकी कॉस्ट बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 70,000 के करीब आई थिंक इस टाइम बन रहे होते हैं। तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है कराची कौंसलेट वालों की। तो पूरे खर्चे के अंदर अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो शुरू में आपकी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करने की, अगर किसी यूनिवर्सिटी में फ़ी है तो वो फ़ी आपने पे करनी होती है। वो आप 1 में करते हो, 2 में करते हो, 3 में करते हो, या अगर फ्री वाली यूनिवर्सिटी में करते हो तो वो खर्चा भी बच जाता है। तो वो आपकी एक फ़ी आपने पे करनी होती है। और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने रेडी करने होते हैं अपने, जैसे मैट्रिक, इंटर के सर्टिफिकेट्स हो गए, और बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसको उसके जो रिलेटिव बोर्ड्स होते हैं वहाँ से अटेस्ट करवाना, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना। इन सब में आपके 10 से 15,000 इस तरह से खर्च होते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो बीच में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। अब इनिशियली अप्लाई करने का खर्चा समझ यूनिवर्सिटियों का 30 यूरो, 50 यूरो, 20 यूरो, ये डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। एक वो खर्चा हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का खर्चा हो गया। उसके बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे एनरोलमेंट फ़ी माँगती है तो वो भी आपको पे करनी पड़ती है। तो आजकल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ माँग रही हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ 192 यूरो माँगती है, ठीक है? उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो जो है वो 52 यूरो माँगती है। तो इसी तरीके से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपसे माँग सकती हैं आपकी एनरोलमेंट फ़ी वगैरह, तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है, वो
समझ लो 10,000 से लेके 30,000 40,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है? तो वो एक अलग खर्चा है। इसके अलावा बीच में कोई खर्चा आता नहीं है। अब जो खर्चा आना है वो वीज़ा के टाइम पे आना है, ठीक है? उस टाइम पे आपको इंश्योरेंस करवानी होती है, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट तकरीबन 8 से 10,000 रुपए उसमें लग जाते हैं। और इंश्योरेंस के बाद जो है वो वीज़ा जो फ़ी आप जो सबमिट करते हो वीज़ा, तो उस टाइम वीज़ा फ़ी जो होती है वो पे करनी होती है, जो कि जेरिस के थ्रू जाता है। तो जेरिस की फ़ी, वीज़ा फ़ी दोनों मिला के देनी होती है, जो कि आजकल मेरे ख़्याल से 25 से 30,000 के करीब लास्ट ईयर वो लोग ले रहे थे। एग्ज़ैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं आ रही। तो 25-30,000 वो आपके बन जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे अगर एस्टिमेट लगाएँ तो खर्चा अभी जो नज़र आ रहा है ना, इस्लामाबाद वालों का 1 लाख से नीचे-नीचे खर्चा है। और कराची वालों का सीमे का सर्टिफ़िकेट जो एक्स्ट्रा लग रहा था, तो उसकी कॉस्ट 70,000 लग रही थी। तो वो समझ लो 1.5 लाख के अंदर-अंदर का खर्चा है कराची वालों के लिए वीज़ा अप्लाई करने तक, ठीक है? उसके अलावा एक एक्स्ट्रा खर्चा ये भी हो सकता है, अगर आइल्स अप्लाई करते हो तो आइल्स का जो है वो इस टाइम जो है वो आई थिंक 60,000 के अराउंड उसके अंदर-अंदर जो है वो टेस्ट बुक हो रहा है, तो आइल्स का एक एक्स्ट्रा खर्चा है, वो बुक करते हो तो उसकी कॉस्ट भी ऐड कर लो, सही है? तो ये एक्सपेंस आपका वीज़ा फाइल सबमिट करने तक लग जाता है। और वीज़ा फाइल सबमिट करने के बाद वीज़ा आने के बाद वो असल आपका एक्सपेंस होता है, जो कि फिर लाखों में जाता है। तो वो उसके बारे में और जितना भी एक्सपेंस लगता है उस पे एक डिटेल वीडियो आगे बनाएँगे, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और जो लोग अगर प्राइवेट सेशन बुक करना चाहते हैं, 1 टू 1 सेशन, तो वो मेरी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं और मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस सुनने के लिए। बस यही था आज की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।